जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। वादे के मुताबिक अब हाजिर हो गए हैं। अब जो भी क्वेश्चंस बचा है हमारा आईटी एग्जाम 2022 मैथ का, लीनियर अलजेब्रा का, वो हम सारा सोल्यूशन इस वीडियो में फिनिश करने जा रहे हैं। उसके बाद मॉडर्न अलजेब्रा और रियल एनालिसिस की जो बात मेरी हुई थी आपसे, उसका हम सोल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। एक बात और, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबको चीज़ें प्राप्त हो जाएं। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी को जो ज़रूरत है वो प्राप्त हो जाए। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन है हमारा लीनियर अलजेब्रा का और ये साइक्लिक सब स्पेस पे क्वेश्चन बनाने का प्रयास आईटी जैम का है। क्या पूछा गया पहले क्वेश्चन को देख लें। कह रहा है कि लेट पी बिलोंग्स M4 R। M4 R का मतलब क्या है, वो कि जो P है मैट्रिक्स है हमारा 4 आर्डर का और जिसकी एंट्री जो है मेरी रियल नंबर से आ रही है। ठीक है, P4 इज द जीरो मैट्रिक्स। अब ये कह रहा है कि ये जीरो मैट्रिक्स है और सबको पता है अगर किसी मैट्रिक्स का पावर जीरो हो जाता है तो फिर वो निलपोटेंट मैट्रिक्स की दुनिया का वो सदस्य हो जाता है। उसके बाद ये भी दिया है कि बट P3 इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स। ये हमारा जो है P³ जो है हमारा नॉन जीरो मैट्रिक्स है और P4 जो है मेरा जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। फॉल्स की बात कही गई, ये बात ऑलवेज कीप इन माइंड हियर। बहुत बच्चे ट्रू और फॉल्स में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, तो ऑप्शंस को ध्यान देना चाहिए। और दूसरी एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट हम बात करने जा रहे हैं इस स्तर पे कॉम्पिटिशन्स के, जनरली देखने में आता है स्टूडेंट क्वेश्चंस पढ़ने के बाद ना पहले ऑप्शंस पे अजुरा जाता है। नहीं, जब ट्रू फॉल्स हो तो पहले मत अजुराइए, एक बार सरसरी निगाह सब ऑप्शनों पे डाल लीजिए, क्वेश्चन इजी वे में टैकल होने लगेगा। तो पहला इसमें जो ऑप्शन है वो क्या दिया है कि वो लंबा चौड़ा लिखा है फॉर ऑल नॉन जीरो वेक्टर्स भी सच दैट दिस इज द, वो जो वेक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बी है रैंक ऑफ P रेज टू दी पावर K 4 - K होगा जहाँ फॉर ऑल K बिलोंग्स 1 2 3 4 है। सी है, देखिए यहाँ जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ P। खट दे नजर गई। सबको पता है रिजल्ट होता है कि अगर आपके पास कोई नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका जो भी आइगन वैल्यूज होती है वो सारी की सारी जीरो होती है। तो ये सही है और मुझे फॉल्स की तलाश करनी है, तो फॉल्स की दुनिया में ये तो मेरा ट्रू है, तो फिर ये गलत हो गया क्योंकि मुझे फॉल्स पे टिक लगाना है। उसके बाद डी ऑप्शन का है कि Q बिलोंग्स M4 R, मतलब कि एक हमारा Q कोई मैट्रिक्स है 4 आर्डर का सच दैट Q रेज टू दी पावर 4 इज व्हाट जीरो मैट्रिक्स। अगेन वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, बट यहाँ भी वही बात की गई है नॉन जीरो मैट्रिक्स। देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या ऐसा होगा क्या? बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये कंडीशन उनको ध्यान पे रखकर दिस इज द व्हाट सिमिलर मैट्रिक्स, कि ये सिमिलर मैट्रिक्स है या नहीं। बट सबको पता है कि अगर हमारे पास कोई नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स जो है हमारा यहाँ सिमिलर कंडीशंस को जरूरी नहीं है इन्वॉल्व करे। बट यहाँ जो लिखा हुआ है दिस कंडीशन कि देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर, क्या एक ऐसा आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा? तो बिल्कुल एक तो एग्जिस्ट करना ही करना है। अगर यस की जगह मैं आइडेंटिटी लिख लूँ और सबको पता है आइडेंटिटी इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो वहाँ देखिए आइडेंटिटी इनवर्स Q आइडेंटिटी इज इक्वल टू P और ये Q इज इक्वल टू P S और P इज इक्वल टू Q। डेफिनेटली हो गई मेरी बात है, ये तो ट्रू हो गया क्योंकि एक ऐसा हमारा नॉन सिंगुलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है। अगर यहाँ फॉर ईच लिखता तो बात फंस जाती, लेकिन देयर एग्जिस्ट की बात कहा है तो डेफिनेटली एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। और P इज इक्वल टू Q तो मैं लिख सकता हूँ। या Q के बारे में तो दावा तो किया नहीं गया, Q इज डिफरेंट फ्रॉम द P, कि Q बिलोंग्स कह रहा है कि ऐसा हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना हो, तो हम P ही ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो Q भी जो ऑप्शन जो D भी है ना, वो ऑप्शन D भी सही हो गया। तो सही को मुझे गलत करना है तो फिर गलत हो गया। अब यहाँ गलत को सही करना है। दूसरी बात, अब हम ऑप्शन A पे आ जाते हैं। ऑप्शन A यहाँ फॉर ऑल ये फंसा दिया है। अगर फॉर ऑल नहीं होता, देयर एग्जिस्ट की बात होती तो फिर वो बात हो सकती थी। यहाँ कहा है फॉर ऑल नॉन जीरो वेक्टर सच दैट V बिलोंग्स R4 द सेट दिस ऑफ द रियल वेक्टर स्पेस इज Li। ऐसा होगा क्या? तो देख लेते हैं। जैसे P को अगर हम बनाएं यहाँ उस कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला एक काउंटर एग्जांपल है नीलपोटेंट मैट्रिक्स का,
तो 0 1 2 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0। यहाँ पी क्यूब मेरा ये 0 नहीं है, राइट। बात समझ में आ रही है। पी क्यूब ये 0 नहीं है। अच्छा, p भी 0 मेरा नहीं है, बट p⁴ मेरा 0 है। अब यहाँ एक देखिए, अगर मैं v एक वेक्टर ये तलाश कर लूँ इस टाइप का 1 0 0 0 और मैं p भी निकालूँ तो p भी मेरा क्या हो जाएगा, ये है हमारा, और यहाँ हो गया 1 0 0 0। अब जब इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो ये मेरा क्या आ जाएगा, दिस इज द व्हाट 0 0 0 0 आ जाएगा, सारा 0 हो जाएगा, यानी p भी मेरा 0 हो गया। अब p स्क्वायर 0 हो या ना हो, अगर किसी सेट ऑफ वेक्टर के कलेक्शंस में एक वेक्टर भी 0 हो गया तो फिर ये LI वेक्टर्स नहीं होता, वो LD वेक्टर हो जाता है। तो यहाँ जो ये लिख दिया ना, फॉर ऑल नॉन जीरो रियल वेक्टर, तो है एक हमारा एक नॉन जीरो वेक्टर्स है, जो मेरा क्या हो गया, LD हो गया, LI तो हुआ नहीं। तो सभी के लिए सेटिस्फाई करे ज़रूरी नहीं है, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग हियर, और मुझे रॉन्ग की ही तलाश करनी थी, तो दिस इज द क्लियर वन। अच्छा, एक बात और यहाँ कि अगर रैंक ऑफ p⁴k निकाला जाए तो इस क्राइटेरिया को ये सेटिस्फाई करता है। ये तब होगा ना जब p नॉन सिंगुलर हो और p³ हमारा 0 ना हो, तो स्पष्ट है कि p 0 नहीं होगा। अगर p³ 0 नहीं है तो p कहाँ से 0 होगा आपका, क्योंकि अगर p 0 हो गया तो p स्क्वायर 0 हो जाएगा, p³ 0 हो जाएगा, तो p³ 0 नहीं है तो p को 0 नहीं होना पड़ेगा। तो अगर इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला अगर हम मैट्रिक्स बनाएं तो डेफिनेटली देखिए कैसा हमारे पास मैट्रिक्स है। यहाँ इसका रैंक जो है हमारा कितना है, व्हाट इज द रैंक, रैंक यहाँ इसका हमारा 3 है, दिस रैंक इज द 3। तो अगर हम k की जगह अगर 1 लिखते हैं, 1 पुटिंग k इज इक्वल टू 1, तो p1 हो जाएगा, तो दिस इज द रैंक 3, 4 - 1 3 आ गया। अगर मैं 2 लिखूं p स्क्वायर तो ये 0 हो जाएगा, अगर इसका p स्क्वायर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये तो इस स्तर पे अब इजी चीज़ हो गई। तो इसका जो रैंक होगा अगर 2 अगर पुट करें तो p स्क्वायर का रैंक 2 हो जाएगा। अच्छा, अगर p³ करेंगे ना तो ये सब 0 हो जाता है, फिर ये बचेगा मेरा, तो 3 पुट करने पे 1 हो जाएगा, और p4 मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर k इज इक्वल टू अगर मैं 4 लिख दूँ तो 0 हो जाएगा, और 0 मैट्रिक्स का रैंक जो होगा मेरा 0 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी मेरा सही है। बट मुझे यहाँ गलत की तलाश थी, तो गलत जो है मेरा यहाँ फॉर ऑल, यहाँ ये लैंग्वेज लिखने की वजह से ना वो रॉन्ग हो गया, तो फिर वो LD वेक्टर्स हो जाएगा, ये LI वेक्टर्स ज़रूरी नहीं है, सभी के लिए नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 था, 2 मार्क्स का था, कोई क्वेश्चन में बहुत दम नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 18 लेने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस लगाते रहते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को देख करके तो बल्ले बल्ले हो जाना चाहिए। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे इसमें टेक्निकल बनते हैं ना जो बहुत फंसा देते हैं। अगर आपकी थ्योरी भी बहुत अच्छी पकड़ नहीं है तो फिर आप गलती कर जाएंगे, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में गलती होने की चांसेस नहीं है। उसका रीज़न ये है कि काफ़ी ईजी क्वेश्चन बनाया गया है। तो इस बार जो हमने लीनियर अलजेब्रा का जो पूरा जो डिटेल्स वॉच किया है IIT JAM का, वो पेपर इजी रहा है। अगर एक आध क्वेश्चंस को मैं छोड़ दूं ना तो एक आध क्वेश्चन ही मॉडरेट है, टफ क्वेश्चन तो है ही नहीं। यहाँ लीनियर अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन टफ क्वेश्चंस की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। हाँ, एक आध क्वेश्चन को उन्होंने थोड़ा घुमाने का प्रयास किया है, मॉडरेट करने का प्रयास किया है। उस साल से तो इजी क्वेश्चन ही रहा है। चलते हैं क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 18। ये है कंसीडर द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन, जाना पहचाना है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सबके पास तो पेपर उपलब्ध हो गया है। अब डायरेक्ट मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ। कैसे लिखेंगे, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, x1 है, y1 है और z का कोफिशिएंट 0 है, t1 है। ठीक है, हो गया। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूँ। x2 है, ठीक है जी, y 0 है, 0 है यहाँ, z भी 0 है और t का कोफिशिएंट -4 है तो -4। आर्गुमेंटेड भी लिख दें तो इसका 4 है, इसका 7 है, और यहाँ x1 है, y1 है और z1 है, t 0 है और ये 5 है।
और x यहाँ 1 है, ये -3 है, z -1 है और t -10 है और फाइनली ये वैल्यू लैम्डा है। और सिंपली आपसे पूछा गया कि लैम्डा के किस वैल्यू के लिए सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होगा या यूनिक होगा, और इसमें यूनिक इनफाइनाइट के अलावा ये नहीं पूछा है कि लैम्डा की क्या वैल्यू होगी कि सिस्टम हैव नो सॉल्यूशंस। वो नो सॉल्यूशंस का उन्होंने बात ही नहीं की है, सिंपली पूछा है कि लैम्डा की क्या वैल्यू हो कि सॉल्यूशन यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा। तो सबसे इजी है, और हमेशा ये तो ग्रेजुएशन स्तर पे बातें बच्चे धड़ल्ले से सीखते हैं, इसको रो इकेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, सबसे इजी मेथड वही है। तो कैसे कन्वर्ट होगा देख लीजिए, 1 1 0 1, पहली रो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अब यहाँ क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो गया 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2, और यहाँ कोई बात नहीं होगी, ये 0, ये -2 होगा यहाँ 2 से, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस यहाँ 6 हो जाएगा और 8 हो गया, यहाँ -1 हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ सीधे इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो गया 0 0 1, ये 1 आ जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा -1। ठीक है, और 5 में से 4 निकालेंगे 1 हो जाएगा। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 -3 और -1 -4। ठीक है, -1 यहाँ हो जाएगा और -10 है और यहाँ 1 है, क्या ऐसा है क्या, एक्स वाई, हाँ जेड, एक्स वाई जेड टी लिखे, टी के सब का कोफिशिएंट इसमें 1 है और यहाँ -10 है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -11 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, इसमें से ये निकालेंगे तो लैम्डा -4 प्लस लैम्डा, यानी लैम्डा -4 हो जाएगा। अब अलग एक बार और कन्वर्ट कर दिया जाए तो फर्स्ट रो तो एज इट इज जैसे उतार ले रहे हैं, 0 1 और यहाँ हो गया मेरा 4, ये हो गया 0 -2 0 -6 और यहाँ हो गया -1। अब सेकेंड रो को पकड़ के गेम करनी होती है, तो ये तो 0 होगा नहीं, तो ऐसे वहाँ तो ये तो ऑलरेडी 0 दिए हैं तो कुछ नहीं, -1 और ये हो गया 1। इसको 0 करना है तो क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहानी है यही रहने देंगे 0, ये -4 हो जाएगा, -4 में से -4 निकालेंगे तो गुल खिलेगा उनका 0 का। अब यहाँ करेंगे तो -1 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ हो जाएगा -12 और -11 में से अगर -12 निकाल दें तो 1 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अब इसमें -2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं 2 से और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा मेरा लैम्डा -2 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इससे ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान दिया जाता है, बड़े जो है ना ध्यान से कैलकुलेशन किया जाता है, क्योंकि बहुत बच्चे ना कैलकुलेशन में इतनी गलती कर देते हैं कि इजी क्वेश्चंस भी उनसे रॉन्ग हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी रहनी चाहिए। और तो फर्स्ट रो से कोई छेड़छाड़ नहीं, एज इट इज उनको ऐसे रहने दीजिए। ये हो गया 4, ये हो गया 0 -2 6 0 -6, ये हो गया -1 0 0 1 -1 1। इसमें से अगर ये ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड कर दें तो ये 0 और ये मेरा हो गया 0 हो गया, ऐड करना है तो ये लैम्डा -1 हो गया। तो अब यहाँ देखते हैं ऑप्शन में क्या कहा है। तो इसका जो रैंक आया ना, इस मैट्रिक्स का रैंक हो गया हमारा, अगर ये नाम दे दें तो रैंक ये हो गया 3। और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक अब लैम्डा पे डिपेंड करेगा। सॉल्यूशन होने के लिए सबको पता है रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स दिस। तो ये इक्वल तब होगा जब लैम्डा इज इक्वल टू 1 होगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 होने पर रैंक इसका भी हमारा 3 हो जाएगा, ये 3 है। अननोन मेरे 4 हैं, तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ये होता है, तो यहाँ 4 हो गया माइनस रैंक ऑफ दिस 3 हो गया +1, तो ये आ गया 2। तो 1 से ज़्यादा हो जाता है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू अगर 1 लिखेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सोल्यूशंस प्रेजेंट होगा। तो ऑप्शन यहाँ सी राइट है कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस एस। लेकिन अगर लैम्डा अगर 1 नहीं होगा तो दिस सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, राइट। तो यूनिक सोल्यूशंस की तो बात ही नहीं होगी। ये क्वेश्चन नंबर 18 का 2 मार्क्स का रहा है और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इससे इजी क्वेश्चन से IT जैम वाले बनाएंगे, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और ये जो क्वेश्चन दिया है ना, ये क्वेश्चन से टेक्निक पे आधारित है। वो टेक्निक की मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ। अगर आप उसको लगाएंगे ना तो आपका टाइम बहुत किल होगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ, दिस इज द 14 ईयर।
अगेन ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का है, और अगर आप लगाने का इस क्वेश्चन का प्रयास किए तो फिर तो आपका बहुत ही टाइम किल होगा। और एग्ज़ाम की दुनिया में पता है ना, कंपटीशन, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर टाइम आप खो देंगे तो फिर तो आप बहुत कुछ चीज़ खो देंगे। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन बने ना तो एक मेरी सलाह आप ध्यान दीजिएगा, हो सकता है वो सलाह आपको बहुत ही काम आ जाए फर्दर अवे क्वेश्चन में। सीखिए मैथ एटलीस्ट। ये कह रहा है कि पी बी ए फिक्स्ड, यहाँ पी जो लिखा है बी ए फिक्स्ड किया है, कोई ले लीजिए 3x3 मैट्रिक्स फिक्स्ड मैट्रिक्स किया है, एंट्री रियल नंबर से आ रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स, एक M3 से जो है M3R के बीच जो है मैपिंग बनाई जा रही है। पूछ रहा है इज आर लीनियर है यानी, अच्छा MASQ का क्वेश्चन है ये, एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, 2 मार्क्स का है। तो पहला जो बना है वो T1M इज इक्वल टू MP माइनस PM, ये है। पूछ रहा है कि लीनियर है या नहीं। अब एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे यहाँ TM लिखा गया है, जनरली वो T ऑफ X होता है, जो बच्चे पढ़ते रहे हैं, तो उस X की जगह वो M ही है। लीनियर की बात करनी है, अगर किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में कांस्टेंट नहीं है, अगर कांस्टेंट टर्म आ गया तो कभी भी लीनियर नहीं होगा, पक्का, ये बात ऑलवेज कीप इन माइंड, ध्यान रखिए। अगर जो आप वेरिएबल लिख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशंस में, वहाँ एक से ज़्यादा अगर पावर आ गए उस वेरिएबल्स में, जो आप जो T ऑफ X लिखते हैं ना, जनरली जो आदत है लिखने की, दिस कुछ भी लिखे हैं किसी भी डायमेंशन का है, अगर जब आप उसका कोडोमेन्स लिखने जा रहे हैं, जो रेंज लिखने जा रहे हैं, T ऑफ X जो आपका जिस पे मैप हो रहा है, अगर उसमें 1 प्रेजेंट है, कोई भी कांस्टेंट अगर प्रेजेंट हो गया, XYZ जो आपका डबलेट्स है, ट्रिपलेट्स है, जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है, अगर कांस्टेंट आ गया तो कभी भी मैपिंग लीनियर नहीं होती, कट कर दीजिए। अगर यह जो है X जो प्रेजेंट है जो वेरिएबल, अगर यहाँ पावर आ गया तब भी वो लीनियर नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं है तो लीनियर होने की गारंटी हो जाती है। तो अब यहाँ देखिए M में पावर मेरा लीनियर है, कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है, P तो कोई फिक्स्ड मैट्रिक्स है, तो पक्का ये जो मेरा होगा ना, ये मैपिंग मेरी लीनियर होगी। तो जो A ऑप्शन होगा ये राइट हो जाएगा। अच्छा, B ऑप्शन सेकंड वाले में देख लीजिए, जो B ऑप्शन है वो क्या है, एक अगेन एक मैपिंग डिफाइन की गई है। देखिए वही कंसेप्ट आ गया जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, P²M। इससे कोई मतलब नहीं, इसमें कोई भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। बट ये जो वेरिएबल जो है M है, इसमें पावर नहीं होना चाहिए, इसमें पावर देखिए 2 आ गया, तो ये लीनियरिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, फेल हो जाएगी ये कंडीशन। C देखिए, C ऑप्शंस में T3M है, और ये जो दिया है MP² प्लस P²M, अगेन M में लीनियर है, कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है, और जो भी मैट्रिक्स फिक्स मैट्रिक्स है उसका M से मल्टीप्लिकेशन है। इसमें पावर होने में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें पावर नहीं होना चाहिए, तो पक्का ये होगा। D देख लीजिए, इसका ऐसे क्वेश्चन को लगाते नहीं है, लगाएंगे ना तो बहुत टाइम किल होगा। T4M क्या है, अब यहाँ भी वही बात है, बस थोड़ा हल्का फुल्का घुमाया गया है, बाकी कुछ नहीं है। बस अगेन यहाँ M में पावर कर दिया गया, यहाँ तो P में पावर था, यहाँ तो गलीमत थी, ये गलीमत थी, बट ये गलीमत नहीं हुई, ये लीनियर की जो भी संभावना बची ना, M² ने उनकी धज्जी को उखाड़ के फेंक दिया। मैट्रिक्स में ये कहानी इनकी फिनिश हो गई, तो फिर ये लीनियरिटी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसका ऑप्शन A और C सही होगा। बाकी जो आपका वो जो प्रूफ करने का एक जनरल जो मेथड है, A α प्लस B बीटा इज इक्वल टू AT ऑफ अल्फा और B ऑफ T बीटा, से हम इजीली सारे ऑप्शंस को प्रूफ कर सकते हैं कि कौन लीनियर है कौन लीनियर नहीं है। तो यहाँ अल्फा बीटा की जगह क्या हो जाएगा, T ऑफ A M1 प्लस B M2, जहाँ M1 M2 कोई भी मैट्रिक्स है, AT ऑफ M1 प्लस BT ऑफ M2, इजीली प्रूफ किया जा सकता है, उसके प्रूफ में कोई दम ही नहीं है। लेकिन एक जो हमने रिजल्ट जो बात की है ना, टेक्निक, रिजल्ट नहीं सॉरी टेक्निक की जो हमने जो बात की है, वो टेक्निक आपके ध्यान में रहना चाहिए। अब हम थोड़ा दूसरा इंक यूज़ कर लें, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कुछ सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, ये भी हमारा 2 मार्क्स का है। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव था और बाकी इसमें कुछ दम नहीं था, लेकिन इसे कैलकुलेशन में बहुत सारे स्टूडेंट फंस गए होंगे,
क्योंकि वो 3 घंटे का प्रेशर ना एक अननोन कैलकुलेशंस की दुनिया में जब स्टूडेंट चलता है तो उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी भी अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब जैसे हम क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन ये है कि एक मैट्रिक्स ये गिवन है आपका 1 1 है, 0 1 है और -1 1 है। इसके साथ ये कुछ गेम खेली गई है। U दिया हुआ है, U आपका ये U1 U2 टाइप का है और V जो मेरा है 3 डायमेंशनल स्पेस से वेक्टर लिया गया है, V1 V2 V3 है। अब यहाँ दिया है कि A और जो U है वो √2 भी है। तो ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूँ। AU का मतलब क्या हुआ कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो √2 भी आएगा और √2 भी का मतलब मैं लिख दूँ ना एक बार। चलिए अब इस स्तर पे लिखना तो बेईमानी टाइप की चीज़ लगती है, बट मैं लिख दे रहा हूँ भाई, तो हमें भी चीज़ें ध्यान में आ जाएं। AU मल्टीप्लाई करिए इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा, U1 + U2 आएगा, इसकी वैल्यू √2 V1 बनेगी। इसका जब इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली U2 आएगा और ये √2 V2 बनेगा। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -U1 + U2 होगा और ये √2 V3 होगा। ये हो गया। उसके बाद इसमें दिया है कि 80 V = √2U दिया है। तो चलिए 80 ले लीजिए। 80 का मतलब क्या होगा कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो ये हो गया 1 1 0 1 और -1 1। 80 और V का मतलब यही है V1 V2 V3, इसको पूरा लिख दें। √2U1 का मतलब √2U1 नहीं, U का मतलब √2U1 और √2U2। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करके देखिए क्या नज़ारा आता है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा V1 - V3 = √2U1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सब प्रेजेंट रहेंगे साहब, कोई भागने नहीं जा रहे हैं, और ये हो जाएगा √2U2। और एक कंडीशन में दिया हुआ है कि U1² + U2² 1 है और V1² V2² और V3² 1 है। तो आपसे पूछ बैठा था कि ये न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन था 2 मार्क्स का कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ U1 + 2√2 V1 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया था, क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो चलते हैं देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए ना, अगर ऐसे क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो एग्जाम में आप नहीं लगा पाएंगे, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ही फंस जाएंगे और बिना मतलब का आपका टाइम किल हो जाएगा। तो मेरी सलाह है एग्जामिनेशंस के दौरान जब आप हॉल में बैठे हो तो इस टाइप क्वेश्चंस को लास्ट में लगाने का प्रयास करें इफ़ यू हैव ए टाइम, या अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व किया है तभी इसे क्वेश्चन पे हाथ लगाएं, अदरवाइज आप हाथ लगाने का प्रयास न करें। अब जैसे देखिए अगर मैं इसको और इसको स्क्वायर कर दूं तो फिर क्या होगा, चलते हैं देखिए। इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, U1² + U2² + 2U1 U2 = 2V1 हो गया। लास्ट वाले का अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, U1² + U2² - 2U1 U2 = 2V3 हो जाएगा। हम जिस मेथड से लगा रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि दिस इज़ द यूनिक मेथड टू द सॉल्व, और भी मेथड हो सकते हैं। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, U1² + U2² = 2 कॉमन हो जाएगा, V1² + V3², 2 से 2 कैंसिल हो गया। और U1² U2² की वैल्यू 1 है तो यहाँ यूज़ करिए 1 हो गया। अब V1² + V3² लगे हाथ देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं 1 - V2², 1 - V2², 1 1 कैंसिल, तो दिस इम्प्लाइज V2 0 हो गया, आ गया V2 0। अब अगर आपका V2 0 आ गया है तो अगर मैं यहाँ लिखूँ V2 0, ध्यान से अटेंशन है ना, अगर मैं V2 यहाँ अगर मैं 0 लिख दूँ तो U2 0 आ जाएगा, तो U2 भी 0 हो गया। ठीक है, अब अगर मैं U2 0 अगर मैं यहाँ लिख दूँ इसी जगह, देखिए आप U2 अगर मैं यहाँ 0 लिख दूँ तो U1 = क्या हो जाएगा, √2 V1 हो जाएगा मेरा। या अगर U2 = 0 मैं यहाँ लिख दूँ तो फिर क्या हो गया, U1² 1, तो U1 की = ±1 आ गई। क्लियर है, राइट। अगर मैं U2 की जगह वैल्यू अगर 0 लिख दूँ तो एक U1 = मेरा क्या आ जाएगा, देखिए √2 V1, और U1 की वैल्यू कितनी है +-1, तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी +-1/√2। बस हो गया, सबकी वैल्यू निकल गई। अब बस आप लिख दीजिए क्या पूछा हुआ है, मॉड ऑफ ये वैल्यू पूछी हुई है,
मॉड ऑफ u1 प्लस 2√2 और v1 पूछा हुआ है। तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, u1 इज इक्वल टू √2v1 है, तो √2v1 मैं लिख दूँ या √2v1 ऐसे भी लिख दें, और 2√2v1। अगर मैं सॉल्व करूं तो फिर क्या आएंगे, ये हो गया मॉड ऑफ 3√2v1। v1 की वैल्यू मेरी कितनी है 3√2 प्लस माइनस 1/√2, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया मॉड ऑफ प्लस माइनस 3, और मॉड ऑफ प्लस माइनस 3 का मतलब 3 है। इसलिए तो IIT JAM वालों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व लिखते वक्त ना मॉड में कर दिया था, क्योंकि अगर मॉड में नहीं रहता फिर दोनों वैल्यू आती, -3 भी आती और +3 भी आती। तो इसका जो आंसर होगा ना वो 3 आएगा, पक्का 3 आएगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 53, 2 मार्क्स का था, न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन। अब इसके बाद जो है मैं लास्ट क्वेश्चन की ओर मूवमेंट कर रहा हूँ। लीनियर अलजेब्रा का लास्ट क्वेश्चन जो IIT JAM 2022 मैथ का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसके पहले का जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स है वो भी पूरा हमारा लीनियर अलजेब्रा पे बेस है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये कंप्लीट सोल्यूशन आपका लीनियर अलजेब्रा का हमने प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद जो होगा हम वादे के मुताबिक बताए हैं, मॉडर्न अलजेब्रा सॉल्व करेंगे। उसके बाद पूरी रियल एनालिसिस की दुनिया में रहेंगे, रियल एनालिसिस का हम पूरा सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड करेंगे। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन भी देखते हैं। ये जो क्वेश्चन बनाया गया है, और ये भी क्वेश्चंस जो है ना IIT JAM वालों का बड़ा पेटेंट क्वेश्चन है, वो जनरली ये क्वेश्चन भी दे देते हैं। क्वेश्चन ये है कि 4x4 मैट्रिक्स दिया हुआ है इस टाइप का, एक 11 है, 10 है, 10 है, 10 है, फिर ये 10 है और यहाँ 11 है, 10 है, 10 है, 10 10 और ये 10 और 10 है, ये 11 10 है और ये 10 11 है। तो ये यम है हमारा, और डिटर्मिनेंट ऑफ हमसे यम पूछा गया है। तो बहुत बच्चे होगा इसका डिटर्मिनेंट ऐड निकालने लगे होंगे, नहीं ये सब गलती मत करिएगा, कभी भी नहीं, नेवर। ये एक्चुअल में देखिए ना, जब भी इस तरीके कोई क्वेश्चंस बनते हैं ना तो वो रिजल्ट बेस पे होते हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स मेरा ये है, और ये जो मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए ए ले लें आप, इसको बी ले लें, तो ये जो मेरा मैट्रिक्स होगा दिस इज द व्हाट, ये बी हो गया और ये हो गया, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हमसे डिटर्मिनेंट पूछा जा रहा है तो सबसे बेस्ट है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देख लिया जाए, और जो आइगन वैल्यू जाएगी प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू डिटर्मिनेंट्स होता है। ट्रेस भी पूछ सकता है तो ट्रेस भी आप निकाल सकते हैं। तो ये सब सारे रिजल्ट की मैं यहाँ बात कर दे रहा हूँ ताकि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो यूजिंग दिस कंसेप्ट एंड लॉजिक। तो देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ। इसको मैं a+b लिख सकता हूँ दिस, और ये भी a+b ऐड कर दिया, और ये b हो गया, ये a हो गया। पता चल गया क्या ऐड किया होगा हमने। अब इसमें से इसको मैं निकाल दे रहा हूँ, तो a+b हो गया है। अब इसमें से अगर C2 रिप्लेस करने जा रहे हैं, C2 - C1, तो फिर ये 0 हो गया। इसमें से अगर ये निकालेंगे तो दिस इज़ द 0 हियर, और ये अगर आप निकालते हैं तो या हम R1 को ही चेंज कर दें, इसमें से वो अच्छा रहेगा, या चलिए कोई बात नहीं, C2 को ही रिप्लेस कर रहे हैं, C2 - C1, तो फिर ये मेरा हो जाएगा a - b, और ये मेरा b ही बचेगा। अब ये मेरा क्या हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो अपर ट्रायंगुलर इस टाइप के मैट्रिक्स का यानी कैरेक्टरिस्टिक, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a+b और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a - b। तो a+b देख लीजिए क्या आएगा सीधे। तो a+b जब आप देखेंगे तो हमारा a हमने a नाम दिया है और b इनका नाम दिया है, तो a+b ऐड कर लीजिए, तो ये होगा 21 और ये हो गया 20, ये भी हो गया 20 और ये भी हो गया 21। यहाँ इनका सम कितना आ रहा है, 41 आ रहा है। तो पक्का इसकी एक आइगन वैल्यूज
41 होगी, फर्स्ट आइगन वैल्यू जिसकी एक 41 होगी। दूसरा सम ऑफ ट्रेस जो होता है, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज होता है, तो ये मेरा 42 हो गया, और एक आइगन वैल्यू जो मेरी 41 है, तो नेक्स्ट आइगन वैल्यू जो भी होगी इसका सम जब करेंगे, λ1 प्लस λ2 इज इक्वल टू इनका, तो ये हो गया 42, और एक वैल्यू मेरी 41 मिली है, तो इसमें निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसकी आइगन वैल्यूज 41 और 1 हो गई, ठीक। अच्छा, a माइनस बी निकाल लीजिए, तो a माइनस बी देखिए क्या आएगा, a में से b को निकाल दें तो 11 में से 10 जाएगा, 1 हो जाएगा, 10 10 0, ये 0 हो गया, और 11 10 निकालेंगे 1, तो आइडेंटिटी हो गई। और आइडेंटिटी की आइगन वैल्यूज पता है 1 1 होती है, तो ये 1 1 हो गई, ये निकाल लीजिएगा ऐसे। अब आपको पूरा आपको जवाब मिल जाएगा। कोई ट्रेस पूछता है, कोई डिटर्मिनेंट्स पूछता है, अच्छा इसके डायगोनलाइजेबल की बात होती है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात होती है, मिनिमल पॉलिनोमियल की बात होती है, तो सबका जवाब यहाँ आइगन वैल्यूज से मिल जाएगा। अब आपको डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज, तो 41 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी 3 बार 1 आया है, तो फिर कितना हो गया आपका 41 आ गया। तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जो होगी 41 होगी। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर अलजेब्रा। अगर इसके बाद आपको कोई डाउट रहा है कहीं भी, तो कमेंट बॉक्स में जाएं, हम स्वागत करते हैं, उसका हम आपको जवाब देंगे। अब इसके बाद हम मॉडर्न अलजेब्रा और रियल एनालिसिस का कंप्लीट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।